आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है एनपीएस। जैसा कि विगत मंथ में हिमाचल में भाजपा अपनी सरकार जिन मुद्दों पे गंवा चुकी है उनमें से एक मुद्दा था एनपीएस। एनपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा लगातार घिरती जा रही है। पिछले वर्ष ही अशोक गहलोत जी, जिनके एजेंडे में एनपीएस मुद्दा जो था वो नहीं था, लेकिन बढ़ते दबाव की वजह से सडनली उन्होंने ये आधिकारिक घोषणा की कि राजस्थान में हम लोग एनपीएस स्कीम को बंद करके कर्मचारियों को वापस पुरानी पेंशन स्कीम में डाल रहे हैं। उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी यही प्रपोजल शुरू हुआ, लेकिन भाजपा सरकारें जो कि एनपीएस लागू करने के पीछे मास्टरमाइंड रही हैं, वो अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी में जो है अकड़न पैदा करके बैठी हुई है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जो कि कर्मचारी विरोधी सरकार थी, वो एक स्कीम लेके आई। उसके पीछे तर्क ये था कि जो पेंशनर्स हैं उनको जो पेंशन हम दे रहे हैं उससे सरकारी खजाने पे बहुत भार पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि जी हम जो अब नई स्कीम लेके आ रहे हैं वो जो स्कीम है वो एनपीएस कहलाएगी, और उसमें 10% पैसा कर्मचारी का कटेगा और 10% पैसा हम अपना मिलाएंगे। मुझे समझने में नहीं आता कि उस समय के कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। या तो वो इस स्कीम को समझ नहीं पाए, या भाजपा सरकारों ने अंग्रेजों वाला फॉर्मूला अपनाया। अंग्रेजों वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, फूट डालो और राज करो। वो ये जानते थे कि यदि इसे सभी कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाएगा तो कर्मचारी संगठन हड़ताल पे उतर जाएंगे, और कर्मचारी संगठन अगर हड़ताल पे उतर गए तो हम इस स्कीम को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़े स्मार्टली उन्होंने ये प्रपोजल डाला कि 2005 या उसके बाद आने वाले कर्मचारी ही एनपीएस के दायरे में आएंगे। तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम तो इस दायरे में है नहीं, जो आने वाले लोग होंगे वो अपनी लड़ाई खुद लड़ के लेंगे। इस तरीके से ये स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की सफलतापूर्वक लागू हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सरकार चली गई और अगले 10 साल तक कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट रही, लेकिन उसने भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया। धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में ये आने लगा कि एनपीएस स्कीम के तहत लोग बागों को नाम मात्र के बराबर पेंशन मिल रही है, और ये न्यूज़ जो है अखबारों के माध्यम से धीरे धीरे करके लोग बालकों के मानस में फैलने लग गई, और ये धीरे धीरे प्रेशर बनता जा रहा है सरकारों पे। इस बढ़ते प्रेशर की वजह से सरकार ने अपना जो योगदान था वो 10% से 14% करके ये साबित करने की कोशिश करी कि देखिए हम जो है हम आपके हितैषी हैं और हम जो है अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन स्कीम सरकार ऑफर कर रही है वही स्कीम अपने ऊपर क्यों लागू नहीं करती है। यदि कोई भी सांसद या कोई भी विधायक जब विधायकी से रिटायर होता है, अगर उसने 5 टर्म विधायक रहा है तो उसे 5 अलग अलग टर्म की पेंशन मिलेगी। वो कौन सी पेंशन मिलेगी? पुरानी पेंशन। उनको न्यू स्कीम में नहीं डाला गया। अब इसके पीछे क्या तर्क है? अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो उन्होंने अपने लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी चीज़, मैं आपका सबसे बड़ा डाउट दूर करना चाहता हूं कि एनपीएस और ओपीएस में मेजर डिफरेंस क्या है। ओपीएस के तहत, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है, उसके तहत कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन डिसाइड होती है। मान लीजिए कि वो अपनी लास्ट सैलरी जो उठाता है उसमें उसकी बेसिक जो है वो 1 लाख रुपए है, तो सीधे सीधे उसकी पेंशन जो हुई वो 50,000 प्लस एग्जिस्टिंग रेट ऑफ डीए। लेकिन क्या भारत के वित्त मंत्री जी या जितने भी मंत्री हैं, जितनी भी आईएएस लॉबी हैं, वो आज की डेट में किसी पेपर पे ये लिख के दे सकते हैं कि 2005 के बाद जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको रिटायरमेंट की डेट पे 100 अमाउंट मिलेगा? दैट इज, उनको खुद को पता नहीं है कि जो स्कीम का लॉलीपॉप वो जो हम लोगों को दे रहे हैं उस लॉलीपॉप का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आपको मार्केट के भरोसे कर दिया गया, आपका पैसा 3 टुकड़ों में जा रहा है।
3 टुकड़े तीनों के तीनों मार्केट में लगे हुए हैं, 2 टुकड़े सीधे सीधे शेयर बाजार में लगे हुए हैं और 1 टुकड़ा आपको कुत्ते की हड्डी की तरह ये बताया जा रहा है कि ये सिक्योर पैसा है और इसमें ऑलमोस्ट जो है कोई नफ़ा नुकसान होगा नहीं। लेकिन उसके बारे में भी हम जानते नहीं हैं, हमें पेपर पे कुछ लिख के नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ धीरे धीरे लोगों के जनमानस में समझती जा रही है। लेकिन जनरली जो 2005 के बाद के लोग हैं उनसे जब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो शायद उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ मजाक की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई पैसा नहीं कटता और जो पैसा उनका जो कटता है वो जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में कटता है। जीपीएफ के पैसे को जब भी वो निकालने जाते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है, वो पैसा वो निकाल पाते हैं और उनको जो जीपीएफ में पैसा जमा होता है उस पर मिनिमम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार गारंटीड पैसा देती है। यही वजह है कि ज़्यादातर कर्मचारी अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जीपीएफ में कटवाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स तो आपके सामने होंगे कि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के दिन जीपीएफ में 70-70, 80-80 लाख रुपए उनके इकट्ठे होते हैं और वो खुशी खुशी उसको लेकर के घर जाते हैं। लेकिन क्या आप एनपीएस के बारे में ये सब बातें बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस पैसे को अपना समझ रहे हैं उसको एक बार निकलवा के देखने की कोशिश तो कीजिए। सबसे पहले यदि आप 10 रुपये मांगने जा रहे हैं तो सरकार कहेगी कि 10 रुपये यदि आप निकलवा रहे हो तो हम अपने 14 रुपये निकाल रहे हैं। सरकार के पैसे पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आपको 10 पैसे निकालने के लिए 24 पैसे का नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जो सारी गणित है, ये सारी गणित हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बहुत लंबे टाइम से हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। कर्मचारी संगठनों में 2 फाड़ हैं। एक जो पुरानी पेंशन के दायरे में आते हैं और उनको पता है कि हमें तो पुरानी पेंशन मिलने वाली है तो उनके कान पे जू रेंगती नहीं है। और एक जो 2005 के बाद के हैं वो सो रहे हैं, उन्हें लगता है कि करोड़ों रुपए मिलेंगे। अब मेरा फ़र्ज ये था कि मैं आपको अवेयर करूं, बाकी आप लोगों के ऊपर है इस मूवमेंट को कितना आगे बढ़ाना है, कितना आगे लेके जाना है। आपसी मनमुटाव छोड़ करके हम सब लोगों को इसके दायरे में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की सभी सरकारों ने लोगों के जनमानस में कर्मचारियों के लिए एक नकारात्मक भाव भर दिया है कि लोगों के सेंटीमेंट ये हैं कि कर्मचारी करते क्या हैं, किस बात की पेंशन मिलनी है इनको। लेकिन वही कर्मचारी, वही लोग जिनके घरों में सरकारी कर्मचारी है और जब उनके बच्चे, उनके चाचा, उनके ताऊ रिटायर होकर के घर आएंगे और उनको वो पैसा नहीं मिलेगा और झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, उस दिन उन्हें समझने में आएगा कि उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है।